This is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया मुजफ्फर भाई ने। आप इन लोगों के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमारे चैनल की आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक बताने से पहले तो मैं अपने दोनों गेस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए टाइम निकाला। सर बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, वेलकम जी। बहुत शुक्रिया रिवा जी आपका, थैंक यू। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली टॉपिक ये है कि सर सऊदी अरब का जो स्टांस है वो दिन ब दिन बड़ा सेकुलर होता जा रहा है। यानी कि वेस्ट कंट्रीज को लेकर, आपकी कंट्री यानी कि इंडिया को लेकर, अमेरिका को लेकर और इजराइल को लेकर। एक रिसेंटली अभी न्यूज़ हमने कुछ देर पहले देखा कि अब बहुत सारी सेकुलरिज्म जो है वो सऊदी अरब में प्रमोट हो रहा है। और इसके अलावा हमने पिछले देखा योगा को उन्होंने अपने सिलेबस में ऐड किया। उसके अलावा हमने फिर देखा कि सिनेमा हाउस जो है वो मदीना के सिटी में ओपन हुए और अब हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो इजराइल के क्लोज हो रहा है और फ़लस्तीन से थोड़ा सा जो है वो मतलब साइड पे हो रहा है, यानी कि अपना स्टांस, पॉजिटिव स्टांस जो है वो इजराइल के साथ दिखा रहा है और यूएस के साथ। सर इसके पीछे आखिर क्या डिटेल्स हैं, क्या कहेंगे आप इस पूरी न्यूज़ को देखते हुए? सबसे पहले तो चलिए सऊदी अरेबिया ये सिनेमा हॉल बंद करके आते हैं हम लोग। ये नहीं चल पाएगा, सऊदीज भटक रहे हैं अपने रास्ते से। एज अ पाकिस्तानी आपकी ये ड्यूटी है कि उन सिनेमा घरों को बंद करवाएं। और जो वो अभी कुछ सऊदी डांस कर रहे थे, मैंने देखा वो गाने पे, वो भी बंद कराना होगा। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं आपकी। खैर चलिए कोई बात नहीं, आप दुनिया को सच्चे रास्ते पे लाएंगे बहुत जल्दी। देखिए ऐसा है कि हुआ ये कि ईरान और सऊदियों में कभी भी नहीं पटी। उनका जो इन्फ्लुएंस है ईरान का रीजन में बढ़ता जा रहा है। पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में भी वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ओपनली आ गए उनके अगेंस्ट में, फेवर में ईरान पैलेस्टाइन के। तो वो सऊदी अरेबिया ने इसको देखते हुए जो इजराइल के साथ उनके टॉक्स बढ़ रहे थे, जैसे आपको पता है I2U2 हो रहा था, उसके बाद कॉरिडोर बन रहा था यूरोप, अमेरिका और इंडिया का, वो सब उन्होंने अक्टूबर 2023 में रोक दिया। ये सब जब से हुआ पैलेस्टाइन वाला मामला, उन्होंने रोक दिया, सब ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब उन्होंने ये कहा कि जब तक पैलेस्टाइन का मामला नहीं सुलझेगा तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। अब मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, द मैन रियली नीड्स अ पैट ऑन हिज बैक। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, वो अमेरिका के साथ सिक्योरिटी डील करना चाहते हैं, इकोनॉमिक डील करना चाहते हैं, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस है रीजन में इस ईरान का वो बढ़ता जा रहा है, वो उसको काउंटर करना चाहते हैं। और इसीलिए वो अमेरिकन के साथ एक डील चाहते हैं, सिक्योरिटी पैक्ट, कि अगर सऊदिया को कुछ ऐसा होता है तो सऊदिया की सिक्योरिटी का जिम्मा अमेरिका के पास होगा। वॉट एवर बी द डील ऑफ द सिक्योरिटी पैक्ट, ये बात की बात है। तो उसके लिए चूंकि अमेरिका इज द गारंटर ऑफ द इजराइल इन द मिडिल ईस्ट, या वेस्ट एशिया इज अ बेटर वर्ड, तो अमेरिका ने कंडीशन रखी कि अगर आप ये चाहते हैं तो आप पहले जो है इजराइल के साथ अपने संबंधों को फिर से नॉर्मलाइज कीजिए, टेक इट बैक टू द अक्टूबर 2023 पोजीशन। बस यही है जी, छोटी सी बात। अब आपका काम यह है एज अ पाकिस्तानी कि जी बम मारें इस पूरे रिश्ते पे, समझ रहे हैं? हमारा आपका जो, हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि सबसे पहले सऊदियों को रास्ते पे लाना आपकी जिम्मेदारी है। आप समझ रही हैं ना? आप लोग लाएंगे सऊदियों को रास्ते पे। सऊदी भटक चुके सऊदी भटक चुके हैं। वो अबू धाबी में मंदिर खोल रहे हैं 14 को, और 2022 में दुबई में भी खोल चुके हैं। 14 तारीख को मोदी जी जा रहे हैं मंदिर का इनॉग्रेशन करने। 2022 में दुबई में हो चुका है, यानी 7 जो एमिरेट्स हैं उसमें से 2 जगह तो हो चुका है, मंदिर खुल चुका है। अब ये पाकिस्तानी अब बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। आप समझ रही हैं? आपकी ड्यूटी है उन मंदिरों को तोड़ना। आपकी ड्यूटी है कि ये सऊदी अरेबिया वाले ये जो खोल रहे हैं, क्या नाम है वो, क्या खोल दिया है भाई उन्होंने? कल वो दारू खाने खोल दिए हैं, उस सिनेमा हॉल खोल दिए हैं। अब उसके बाद ये भी इजराइल के साथ संबंध भी
एनीवेज, तो अब यही कहा जाए, अब आप लोग का काम है इस पे जाए मिट्टी डालें जी। बाकी अब मुजफ्फर भाई से सुन लेते हैं जी। मुजफ्फर भाई, आपकी क्या थॉट्स हैं? क्यों सऊदी अरब इतना सेकुलर होता जा रहा है? देखिए, ये जो खबर है, ये एक वो तो पहले के आपने देखा कि जिस तरीके से वहां पर वो चीजें कर रहे हैं, खास तौर पर आपने देखा होगा कि मैं आपको अपना बताऊं कि मेरी रिलेटिव सऊदी अरब के अंदर रहते थे। आज से कोई 8-10 साल पहले की बात है। तो वो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर ना अभी हमारे हालात इस तरह के नहीं कि हम यहाँ पर रह सकें, क्योंकि औरतों को इतनी आज़ादी नहीं है, बाहर नहीं निकल सकती सही तरीके से। उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, ना वो गाड़ी ड्राइव कर सकती हैं। तो वो देखें, वो सारी चीजें उन्होंने अब तब्दील करना शुरू कर दी हैं कि अब वहां पर जो खवातीन हैं वो गाड़ियां भी चला सकती हैं, उनको आजादी मिल गई है, बाहर भी ओपनली भी, बाहर अकेली पहले नहीं जा सकती थी, अब अकेली जा जा भी सकती है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने चेंज की हैं। और अब जिस तरीके से उससे पहले आपने देखा कि अभी रिसेंटली गैर मुस्लिम कोई भी मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। और उस हरम की जो हदूद है वहां पर साफ लिखा हुआ था कि यहाँ से आगे गैर मुस्लिमों का दाखिला मना है। वो आपने देखा कि स्मृति ईरानी जी वहां पर गई, उनके साथ और भी जो डेलीगेशन थे। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बेहतर की। मैं आपको बताऊं कि मेरे दोस्त हैं बेंगलोर के अंदर, अनिल भाई, वो कहते हैं कि जी मैं, मेरा दिल करता है कि मैं जाऊं, मक्का भी जाऊं, मैं मदीना भी जाऊं, मैं आपके मुकद्दस मकामात के सैर करूं, वहां पर विजिट करूं, और मैं देखना चाहता हूं कि क्या है। देखें, एक गैर मुस्लिम जो है, क्यों नहीं उसकी इजाजत होनी चाहिए कि वो जाए? इससे कौन सी हमारी कुछ किसी चीज की कोई तौहीन हो सकती है या कोई इस तरह की बात नहीं। इस तरह की आज़ादी होनी चाहिए। मैं एज ए मुस्लिम ये चाहता हूं कि तमाम जो गैर मुस्लिम हैं उनका उनको एक्सेस होनी चाहिए हमारे जो मुकद्दस मकामात हैं। जिस तरह हम, मैं बिला झिझक अभी आपने देखा ननकाना साहब भी गया हूं, मैं जो मंदिरों पे भी गया हूं। तो ऐसे ही जो है दूसरे मजहब के लोगों को भी इजाजत होनी चाहिए। इसमें कोई मेरे ख्याल में गलत चीज नहीं है, और ये बहुत अच्छी चीज है। जहां तक बात रह गई कि ये जो एक साइड लेने की इसराइल की, तो मैं ये यहाँ पर ये समझता हूँ, ये फलस्तीन का मसला नहीं है। इसमें आप जरा इस चीज को थोड़ा सा साइड पे करें। ये गजा और खास तौर पर हमास की वार है। फलस्तीन के साथ देखें, अब इंडिया भी जो है वो फलस्तीन के साथ खड़ा है, पाकिस्तान पर, बल्कि ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर ममालिक जो हैं वो फलस्तीन के साथ जरूर खड़े हैं, लेकिन हमास के साथ सिर्फ और सिर्फ चंद ममालिक खड़े हैं। इसमें आप देखें कि पहले इन्होंने थोड़ा सा जो मोहम्मद बिन सलमान ने थोड़ा सख्त मौकफ रखा था। इन्होंने इसमें जो डेलीगेशन पहले आया था अमेरिका की तरफ से, उन्होंने मुलाकात की कोशिश भी की थी, तो इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब उन्हें फील हुआ कि ये थोड़ा सा यहाँ पर जिस तरीके से ईरान और हुतीस का आपस में गठजोड़ है, वो जिस तरीके से इस पूरे एरिया के अंदर अपनी बालादस्ती चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, उसके बाद उन्होंने अटैक किया, इराक के अंदर अटैक किया, शाम के अंदर अटैक किया। तो उस सारे सिनेरियो को देखते हुए उन्हें ये फील हुआ कि ऐसा ना हो कि कल को ईरान जो है अपने आप को कुछ ज्यादा पावरफुल समझ के सऊदी अरब के ऊपर अटैक करे। आपने, आपको शायद पता होगा कि पाकिस्तान के जो साबिक आर्मी चीफ हैं राहील शरीफ, उनको भी इन्होंने अपने पास हायर किया हुआ है। एक जो 28 मुल्कों की एक जो एक कुछ आर्मी टाइप इस तरह की चीज बनाई हुई है, वो भी इसी मकसद के लिए है कि ईरान और हुती से सऊदी अरब का दिफा करने के लिए। तो ये सारा उसी मेरे ख्याल में एक चीज है कि वो अपना दिफा चाहते हैं कि कहीं ईरान जो है वो कुछ इस तरह के काम ना कर ले, इसलिए वो अमेरिका की तरफ उनका रुझान है। और जाहिर बात है, जब अमेरिका की तरफ रुझान होगा तो वो इनडायरेक्टली उसमें उसके पीछे इसराइल भी जरूर कार फरमा होगा। तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल जंग का खात्मा होना चाहिए। मेन चीज ये है कि इस जंग का खात्मा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं, दोनों तरफ से जा रही हैं। आज भी देख रहा था मैं कि तकरीबन 150-200 लोगों की जान आज भी गई है। तो इस जंग का खात्मा होना चाहिए। और जो पॉलिसीज हैं इनकी मोहम्मद बिन सलमान की, वो जरूर वो अप्रिशिएट करने के काबिल हैं। वो ऐसे ही होना चाहिए। मजहब हर किसी का जो है पर्सनल मामला होना चाहिए। इसमें दूसरों को मेरे ख्याल में उसको जबर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादती नहीं होनी चाहिए कि आपने ये काम लाजमी करना है, आपने
ये सारी चीजें भारत उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। मोहम्मद बिन सलमान को, मोहम्मद बिन जैद को, वो अपने आप को तब्दील कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कब ये तब्दीली आएगी। लेकिन आज भी मैं जब पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया देखता हूँ, जब मैं मंशूर देखता हूँ, सारी जो बड़ी बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, तहरीक इंसाफ हो, तो वो हर अपनी बात के अंदर मजहब को जरूर इन्वॉल्व करते हैं, मजहब का चूरन जरूर अपनी आवाम को बताते हैं, अपने वोटरों को मोटिवेट करने के लिए, सारा कुछ करने के लिए मजहब का एलिमेंट जरूर इस्तेमाल करते हैं। जब तक ये हमारे जो पॉलिटिकल जो हमारे लीडर हैं, सियासी लीडर हैं, जब तक ये मजहब का इस्तेमाल बंद नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लोग जो है उनका भी कोई माइंडसेट चेंज हो सकता है। अभी फिलहाल जो है हम आगे ज्यादा मजीद बढ़ रहे हैं। टीएलपी जैसे देखें, हमारी एक जो मजहबी जमात है, उसको बहुत ज्यादा इस वक्त अवामी जो है वो फेवर हासिल है। बहुत सारे लोग वो इस दफा उनको वोट दे रहे हैं। इसके अलावा हाफिज सईद की जमात जो है वो भी काफी इस वक्त उसको भी इन्फ्लुएंस हासिल है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर, मुझे दुनिया जो है वो आगे की तरफ जा रही है, हम 2 कदम पीछे की तरफ जा रहे हैं। जब हम भी आगे को बढ़ना शुरू करेंगे, फिर ही पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली या कुछ चेंजेस आएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इस तरह की सोसाइटी में तब्दीली आ सकती है पाकिस्तानी सोसाइटी में, जिस तरह सऊदी अरब का मौक़िफ़ हो गया है? सऊदी अरब तो सबसे पहले वहाँ पर जो है बुनियाद वग़ैरह देखते हैं ना हम, इस्लाम वहीं से आया और ये सब। तो आपको लगता है कि थोड़ा-सा रिलेशंस को बेहतर करना या चीज़ों को बेहतर तरीके से एनालिसिस करना या अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन को मज़हब की बिना पर ना, बल्कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से करने की कोशिश करना, क्या ऐसी तब्दीली पाकिस्तान में आ सकती है? सर आप म्यूट हैं। सर आप म्यूट हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान की डीएनए में झूठ का इतना जबरदस्त वो लगा हुआ है कि वो सच का डोज देने जाएंगे, बेचारे वो उलट के गिर जाएंगे। मुजफ्फर भाई जैसे लोग बहुत कम है जिनको ये बात समझ में आई, और मुजफ्फर भाई ने भी एक पूरा सीरीज देखा, यहां तक पहुंचते पहुंचते उनको समय लगा। तो जो मुजफ्फर भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, कि मजहब आपका पर्सनल मजहब अकीदा होना चाहिए था। अगर ये बात शुरू में समझ ली जाती तो आज मामला इतना उल्टा नहीं होता। अगर मजहब आपने स्टेट का बना भी लिया था तो आपको हिंदुइज्म के प्रति नफरत फैलाने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे मजहब तो सऊदी अरेबिया का भी इस्लाम है, मजहब तो यूएई का भी इस्लाम है, पर वहां हिंदू नफरत नहीं पाई जाती। ये एक फिनोमिना जो आपने क्रिएट किया, उससे कैसे रोल बैक कीजिएगा? आपको ही थ्रेट आने लगेंगे, मुजफ्फर भाई को थ्रेट आने लगेंगे। आसान नहीं होता ये सब चीजें करना। पहले पाकिस्तान के एक समस्या, वो सच बोले भैया, सच बोले। मैं पाकिस्तान के जितने, ये आप जैसे जो लोग छोड़ दीजिए, मैं पाकिस्तान की जो वो है उनकी बातें सुनता हूं, वो तो दे स्पीक लाई थ्रू देयर टीथ लाइक फ्लोइंग वाटर, दिए जाओ। सच का सामना कीजिए रिबाहा जी। आप जिस दिन सच का सामना कर लेंगे, आपके दुनिया की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे सच का सामना, और उससे आपका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, आप मजहब अपना रखिए, अपने आप से नफरत बंद कर दीजिए। लाहौर का शहर, आइडेंटिटी ऐसी, क्या अब मैं बोलूं, आपका चैनल है तो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट स्टॉप हेटिंग, स्टॉप हेटिंग। जो आपने दिमाग बना दिए हैं नफरतों वाले, उसको, आप राम मंदिर का अनावरण हो रहा है, कोई नहीं गया पूरी दुनिया में, अरबों ने कुछ नहीं बोला, आप चले गए मुस्लिम काउंसिल ओआईसी में, क्या मिल गया ओआईसी में? क्या अरबों ने 14 फरवरी को मोदी जी जाएंगे अबू धाबी में मंदिर का इनॉग्रेशन करने, रोक दिया उन्होंने? आपकी जो बिलीफ है, अरबों की बिलीफ है उससे कम है, किसी तरीके से अरब आपसे कम है। ये सोचना पड़ेगा आपको, आपके लोगों को, कितनी नफरत क्यों है अपने आप से।
तो बस मेरा यही है, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी मुजफ्फर भाई ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, इसमें कुछ और ये क्वेश्चन में और कुछ करने की जरूरत नहीं। जस्ट स्टॉप लाइंग फॉर गॉड्स सेक। आपने झूठ का कारोबार बंद किया, मामले ठीक हो जाएंगे। दैट्स इट। अच्छा मुजफ्फर भाई, आपने देखा ही होगा कि कल इंडिया का जो बजट है वो हमारे सामने आया, और उसमें निर्मला सीतारामन जी ने जो पॉवर्टी को लेकर और जो पूरे इंडिया को लेकर हर फील्ड में टूरिज्म सेक्टर को, इंडिया के हर एक यानी कि मिडिल क्लास के लिए और लोअर क्लास के लिए जो बजट पेश किया, उस पर आपकी क्या थॉट्स हैं? देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि 25 करोड़ लोग जो हैं, उन्होंने उनको गुर्बत की जो सतह से नीचे थे, उनको निकाल कर वो ऊपर लेकर आए हैं। तो मैं इसके ऊपर बहुत खुश हूँ कि देखिए, गुर्बत क्या है कि जी आपके पास 2 वक़्त की रोटी नहीं खाने के लिए, और आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकते। अब हर चीज़ देखिए, वहाँ पर हर चीज़ है कि वहाँ पर सरकारी स्कूल ऐसे ज़बरदस्त बने हुए हैं कि कोई बगैर फीस के बच्चे वहाँ पर जाते हैं। उनको दोपहर को खाना भी मिलता है, वहाँ पर वो जो है वो उनको किताबें फ्री है, पूरी पूरी की पूरी उनको सहूलतें वहाँ पर मुहैया की जाती हैं। सेहत के देखिए कितने के उनको इंश्योरेंस, फ्री इंश्योरेंस है वहाँ पर, और लोग उनको घर बना के दिए गए हैं। बहुत सारी उन्होंने जो है वो अपनी अचीवमेंट बताई हैं कि हमने पिछले जो है 10 साल के अंदर क्या-क्या भारत को तरक्की दी है, क्या-क्या अचीवमेंट हासिल की हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी मैं ये समझता हूँ, किसी भी जो इंसान है, जो उसकी लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाना, कि अगर उसके पास खाना नहीं है तो खाना होना चाहिए। अगर उनके बच्चों को तालीम फ्री मिले, उनको सेहत की सहूलियात मिले, उन्हें छत मिले, तो उन्हें उन्हें और क्या चाहिए? अभी मैं पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल बताऊँ कि 2 साल पहले जो पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया था, अभी भी लोग उन्हीं सैलाब वाले इलाकों में खुले आसमान के नीचे, सिर्फ शायद खैमा उन्हें मिला होगा, या कोई ऐसे भी लोग होंगे कि जिनके पास खैमा भी नहीं होगा, वो वहीं पर मौजूद हैं। और हमारे जो लीडरान हैं, उनके बड़े-बड़े नारे देखें जी, हम 25 लाख लोगों को घर बना देंगे, हम 30 लाख लोगों को घर बना देंगे, हम 300 यूनिट बिजली के फ्री कर देंगे, कोई कहता है हम 200 यूनिट कर देंगे। आपको मैं बताऊं कि अभी चंद माह पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि जब बिजली के बिल ज्यादा आए थे, कि मैं लोगों को रिलीफ देना चाहता हूं कि लोग जो है 2-3 किस्तों में ये बिल जो है अदा कर दें। तो आईएमएफ ने बोला कि जी आप कौन होते हैं इस तरह का रिलीफ देने वाले, हम आपको इस तरह की इजाजत नहीं देंगे लोगों से जो फौरी तौर पर बिल वसूल किया जाए। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी कोई फैसला अपने लिए ना कर सके, अपनी आवाम के लिए ना कर सके, तो मैं समझता हूँ कि वो फिर क्या लोगों की फलाह के लिए क्या काम करेगा। ना हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद है, ना अपनी मर्जी के हम फैसले कर सकते हैं, ना हम अपनी आवाम को रिलीफ देने के कोई फैसले कर सकते हैं। तो जब मैं अपने हमसाया मुमालिक मुल्क की तरफ देखता हूँ, तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है कि चले हम उनमें से निकल के आए, वो हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई। चलो, जब अगर हम आज तकलीफ में हैं, तो उसकी वजूहात के जिम्मेदार हम खुद हैं। लेकिन अगर हमारे भाई उधर आसाइश में हैं, उनका मुल्क तरक्की कर रहा है, उनके लोग भी सहूलत के अंदर हैं, चलो वहां से कम अज कम हमें एक ठंडी हवा का झोंका जरूर आता है कि जब हमारे भाई जो हैं वो खुश हैं और वो तरक्की कर रहे हैं। देखिए, जब 2 भाई हो ना, एक भाई की जॉब भी अच्छी हो, सैलरी अच्छी हो, बिजनेस अच्छा हो, वो फल फूल रहा हो, तो दूसरा भाई अगर गरीब भी हो तो अपने भाई को देखकर खुश होता है और फख्र से बताता है कि देखिए जी, वो फलां जो है वो मेरा भाई है, वो देखिए आज कहाँ पर पहुंच गया, मैं उसका भाई हूँ। तो ऐसे ही आज डॉक्टर अभिषेक मिश्रा का जो वतन है, वो अगर तरक्की कर रहा है तो वो मेरा भी वतन था, हम पहले एक साथ ही थे। तो मुझे इस पे खुशी है, मुझे फख्र है कि वो अगर आज जा रहे हैं तो मेरा ताल्लुक उनके साथ भी है। मेरे जो बड़े हैं, मेरे जो बुजुर्ग हैं, वो उनका वहीं से, उनका वतन वही था, उन्हीं में से हम आगे निकले। मुजफ्फर भाई, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है मुजफ्फर भाई? मुजफ्फर भाई, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
अच्छा, जैसे सर ने फ्लड की बात की, अभी मैं रिसेंटली बल्कि परसों ही खबर देख रही थी, और वो न्यूज़ ये थी कि यूएन ने और 50 मिलियन जो है वो ये फ्लड, जो पाकिस्तान में फ्लड प्रीवियस टाइम में गुजरा, और जो जिस यहाँ पर लोग मुतासर हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग, और उनको 50 मिलियन देने का भी जो है अभी मजीद चल रहा है, इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। तो ये भी सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है, आपका जो बजट आया है, निर्मला सीतारामन जो है आपकी मिनिस्टर, उन्होंने ये बजट पेश किया, और इस पर आपकी क्या राय है? यानी कि आपके हर किस्म के तबके के लिए बड़ा अच्छा उन्होंने बजट जो है वो पेश किया और गुर्बत से निकाला आवाम को। सर आप म्यूट हैं शायद। हाँ, ये बात सही कही आपने। उन्होंने हाईलाइट किया कि 25 करोड़ लोगों को पावर्टी जो लाइन है उससे उन्होंने अपलिफ्ट किया है। भारत में ये प्रोग्राम बहुत दिनों से चल रहा है, और आखिरकार जो रिच अगर आप हो रहे हो तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग द वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड आल्सो बी ट्रिकलिंग डाउन। अब वो कैसे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें प्रॉब्लम होती थी इंडिया में बिकॉज ऑफ द करप्शन। तो टेक्नोलॉजी ने करप्शन को बहुत हद तक जो है वो प्लग कर दिया है। टेक्नोलॉजी हेल्प्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी टू प्लग इन द लीकेजेस। तो अब आज आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी की कितनी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक जाती है। दिस डायरेक्ट बेनिफिशियरी प्रोग्राम is something that helped India to pull out its people from poverty. इंडिया के खजाने में पैसे तो आ रहे थे पर वो जा नहीं पा रहे थे। आप समझिए, अब आपके पास मान लीजिए 10 अरब रुपए आपको लाहौरियों में बांटना है, कैसे बांटिएगा? मैकेनिज्म तो हो। मान लीजिए आपने कहा कि हर 5,000 पे एक आदमी को आपने वो बना दिया उसका बॉस, आपने कहा भैया तुम जो है 5,000 लोगों में ये लो जाकर के 10-10 हजार रुपए बांट दो। अब उसने डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पर ना गंदम आई थी बांटने के लिए, किसी मुल्क ने भेजी कि अपने लोगों को बांट दो। वो गोदामों में पड़ी, उसके अंदर कीड़े पड़ गए, वहां पर वो सड़ गई, लोगों को नहीं बांटी गई। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि चीज आपके पास पड़ी हो तो डिस्ट्रीब्यूट भी होनी चाहिए, असल हकदारों तक भी पहुंचनी चाहिए। तो वो पाकिस्तान में बिल्कुल ये सिस्टम नहीं है ऐसे। तो देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे मुजफ्फर भाई ने बहुत अच्छी बात की। हमारे यहाँ मुजफ्फर भाई क्या होता है, एक है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, मेरे पिताजी उसी में थे, मेरे बड़े भाई भी उसी में। उसमें अब पहले क्या होता था मैं बताऊं अपने समय में, कि मान लीजिए हम गरीब हैं, ठीक है, मुझे 10 किलो राशन मिलना है जिसमें कि 10 किलो चावल है, 10 किलो गेहूं है, 5 किलो शक्कर है। तो पहले क्या करते थे दुकानदार लोग कि आपको 10 किलो में से सिर्फ 8 किलो चावल दिया, लिखवा लिया 10 किलो, ठीक है, और बाकी खत्म हो गया, मार्केट में बेच दिया। अब क्या होता है कि मोदी जी ने उन सारे दुकानों पे वो लगवा दिया बायोमेट्रिक्स। तो बेच तो आप सकते नहीं, क्योंकि जिसके नाम का आया है अगर उसका थंब का इंप्रेशन नहीं हुआ तो वो सामान उसको नहीं मिला, आपको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। तो मैं जो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है जिसके थ्रू मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को निकाला, आपको उस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम एक तो हाईलाइट कर दी मुजफ्फर भाई ने। हमारे यहाँ मोदी जी की 2 स्कीम है जिसने जादू किया, लोग इसको समझ नहीं रहे। आने वाले समय पे मोदी जी को इसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाएगा, या अगर नहीं भी दिया गया तो हार्वर्ड में या किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटीज में इंडिया की वो स्टडी किया जाना चाहिए। उन्होंने एक स्कीम यूज की, उसको कहते हैं जनधन स्कीम। जनधन स्कीम में उन्होंने क्या किया रिबाहा जी, की गरीब गुरबा, चाहे गरीब गुरबा भिखारी हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे कोई भी हो, सबको उन्होंने कहा सबके बैंक अकाउंट खोलो। लोग बड़ा हंस रहे थे, लोगों ने कहा यार इन लोगों का बैंक अकाउंट खोल लो, इन लोगों का बैंक में पैसे नहीं होंगे, क्योंकि सबको उन्होंने फ्री अकाउंट खोल दिया था। आप क्या पता नहीं होता है कि नहीं, 2 तरीके के सेविंग्स अकाउंट होते हैं, एक में आपको कुछ मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, एक में कुछ नहीं रखना पड़ता है। जिसमें कुछ नहीं रखना पड़ता है वो बैंकों के लिए सरदर्द होता है, क्योंकि उसको मेंटेन करने का जो है वो उसको ओपन रखना, वो बंद ना हो जाए, ये सब बहुत उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। मोदी जी ने बैंकों को कहा कि नथिंग डूइंग, सबके जाके बैंक खोलो। तो ये हुआ बैंक, जैम ट्रिनिटी कहते हैं इसको, जनधन यानी कि बैंक अकाउंट, फिर उसके बाद ए से आधार और एम से मोबाइल। ये जो जैम ट्रिनिटी बनाया उन्होंने, पहले अकाउंट खोल दिया, फिर इन सारे अकाउंट से लोगों को आधार नंबर जो दिया उससे जोड़ दिया, और उसके बाद आधार सबका फोन से जुड़ा होता है, तो बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर जुड़ गए।
अब उन्होंने क्या किया कि सबको जो है जब मैप कर लिया कि हाँ सबकी वही आइडेंटिटी है, उन्होंने पहले 1,000 रुपए डाला, सबको 1,000 रुपए आराम से मिल गए। लोगों ने कंफर्म कर दिया हाँ भाई अब एक पैसे की लीकेज नहीं हुई, तो वो मोदी जी अपने ऑफिस से ऐसे बटन दबाते हैं और वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पैसा, और उसकी रियल टाइम चेक होती है, मतलब वो तुरंत आ जाएगा, तर 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 इस अकाउंट में पैसे चले गए, बिचौलिया गायब हो गया। तो ये जो स्कीम थी, अब वो क्या करते हैं, किसान है जो हमारे यहाँ आपके यहाँ भी होंगे जो काश्तकार कहती हैं, जिनको आप हम लोग किसान कहते हैं, छोटे छोटे जमीनों के मालिक हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जो है वो यूरिया खरीद सके, बीज भी खरीद सके, तो गवर्नमेंट क्या करती है, छोटे काश्तकारों को हर साल जो है वो मेरे ख्याल से 6,000 या 12,000 रुपए डाल देती है 3-3 किस्तों में। आपने अभी देखा, हमने और आपने एक वो टॉक शो किया था जिसमें कि वो जो मीरा मांझी जी थी, जिनको कि 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिए कि अपना घर बनवा लो, उनका घर जो है वो उसका था, मिट्टी का था। तो जब आपने लोगों के घर बनवा दिए, पक्के घर बनवा दिए, आपने उनको जो है बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिशियरी देना शुरू कर दिया, आपने उनको जो है उज्ज्वला योजना में गैस देना शुरू कर दिया, आपने उनको जो है बिजली कनेक्शन फ्री में कर दिया। अब आदमी गरीबी में, यही तो पैरामीटर्स होते हैं ना, आपके पास बिजली कनेक्शन है कि नहीं, आपके पास गैस कनेक्शन है कि नहीं। अब आपका अगर गैस कनेक्शन आ रहा है, बिजली कनेक्शन आ रहा है, मुफ्त में मिल रहा है वो, तो फिर आपको बाकी जो इनकम है वो बहुत जगह वो खर्च आपके बच जाते हैं। जी। दिस इज हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी हेल्प्ड एन ऑर्डिनरी इंडियन थ्रू दी स्कीम्स। और स्कीम्स तो हर देश चला सकता है, उस स्कीम की लीक प्रूफ जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करवाई, उन्होंने ट्रांसपेरेंट हो टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, उन्होंने टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं होती, ये जो मुजफ्फर भाई ने बातचीत की हमारे यहाँ भी होता था, हम लोग कोई अलग लोग नहीं है, लेकिन जब आपने टेक्नोलॉजी ला करके, तो दिस इज वेयर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज वन स्टेप अहेड। उन्होंने टेक्नोलॉजी लाया, उन्होंने सबसे पहले जब उन्होंने ना डिजिटल इंडिया क्रिएट थी, लोग मजाक उड़ाया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया। आज उसी डिजिटल इंडिया से जब मोबाइल में कनेक्टिविटी होती है तो लोग जो है तड़ 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 पैसा रिसीव करते हैं। आज डिजिटल इंडिया ने गवर्नेंस को मोबाइल पे ला दिया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, आप घर बैठे सारा गवर्नमेंट का काम हो जाता है, आपका सर्टिफिकेट हो, आपको कोई गवर्नमेंट से कुछ काम करवाना हो, सब कुछ गवर्नमेंट इज इन योर। दिस इज व्हाट रिमूव्स पॉवर्टी। उनकी स्टडी थी जिसके लिए नोबेल इकोनॉमिक प्राइज मिला था अमर्त्य सेन जी को। उन्होंने ये कहा था कि द रीजन ऑफ द पॉवर्टी इज गवर्नेंस, द रीजन ऑफ पॉवर्टी इज गवर्नेंस। अगर आपकी कंट्री में नेचुरल रिसोर्स नहीं है तो बात एक अलग है, बट इंडिया और पाकिस्तान जो है वो रिच हैं रिसोर्सेज में, हमारे लोग पुअर हैं। क्यों? क्योंकि मिस गवर्नेंस। हमारे यहाँ जो है मिस गवर्नेंस इसलिए नहीं कि हमारे लोग यूरोप से कोई खराब है, उनके यहाँ भी है, लेकिन उन्होंने सिस्टम को टाइट कर दिया। हमारे यहाँ सिस्टम को टाइट करने का काम टेक्नोलॉजी ने किया, और इस टेक्नोलॉजी ने और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं ने 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर खींच दिया। एंड दिस इज मिरेकल इन जस्ट 10 years, अचीवमेंट बिग टाइम। जी मुजफ्फर भाई, आपका इंटरनेट चला गया था, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं इसमें और भी चीजें जो ऐड करना चाह रहा था उस वक्त, कि उन्होंने देखे कितने जो है ट्रेनें कितनी बनाई हैं वंदे भारत के नाम से, जो बहुत सारी ट्रेनें लॉन्च की हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स बने हैं, बहुत सारे जो है उन्होंने रोड्स नई बनाई हैं, बहुत सारे ब्रिज बनाए हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उन्होंने बनाई हैं, वो सारी के देखें। और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो देखें कितनी $600 बिलियन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आई है। तो ये सारी चीजें देखें कि भारत को, उसके बाद में मेक इन इंडिया जो खास तौर पर जो उनका प्रोजेक्ट है कि हर चीज जो भारत के अंदर ही बननी चाहिए, ख्वाह वो कोई भी किसी भी मुल्क से डील करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि जो प्रोडक्शन यूनिट है वो इंडिया के अंदर ही लगे। ये सारी चीजें इंडिया को तरक्की की राह पर वो गामजन करने में मेरे ख्याल में काफी उनका, और सबसे जो बड़ी बात है जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बोला कि लोगों का इतमाद है, वो ख्वाह मोहम्मद बिन सलमान हो, मोहम्मद बिन जैद हो, मैक्रोन हो, या जो बाइडन हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी लीडर हो, उसको इतमाद है कि मैं अगर भारत में आज इन्वेस्ट करने जाऊं, मेरी जो कंपनीज हैं, मेरे मुल्क की कंपनीज अगर भारत के अंदर जाकर इन्वेस्ट कर रही हैं तो वो उनका सरमाया भी महफूज है और लोगों की इज्जत और जान भी महफूज है। भारत के अंदर कोई किसी की तरफ उंगली उठाकर नहीं देखेगा। तो ये सारी चीजें जब मैं अपने मुल्क में देखता हूं तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज भी हमारा जो एपेक्स का इजलास हुआ है
और उस जिसमें जो सारे के सारे स्टेक होल्डर है वो बैठे हैं, उन्होंने प्लानिंग की है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट लाई जाए, और उसके साथ साथ हमारे आर्मी चीफ भी साथ में बैठे थे और उन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी का इजहार किया कि जी हाँ, मैं आपके साथ बैठा हूं। तो ये सारी चीजें, अब पाकिस्तान अब इस चीज को सोच रहा है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, हम हमारे अब पीछे क्या रह गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास अपने लोगों को देने के लिए या दूसरे मुल्कों को दिखाने के लिए या उनको पाकिस्तान के अंदर मोटिवेट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात हैं या पाकिस्तान के लोगों के हालात हैं या जो भी मसले मसाइल हैं सारे, तो कौन आएगा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो उसके लिए अब देखते हैं कि जो इलेक्शन होंगे उसमें कोई अच्छी एक गवर्नमेंट बनेगी, जो कि नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बनने जा रही है, जो कि आपको पता है कि वो कुछ ऐसे के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उनकी जो पॉलिसीज हैं कुछ बेहतर होती, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होना शुरू हो जाए। लेकिन अभी जो हालात वो यही है कि पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, और ना तो इन्वेस्टमेंट है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई कारोबार चल रहे हैं। महंगाई की जो हालात है वो आपके सामने, प्याज जो है वो 300-400 रुपए किलो प्याज हो गया है। बाकी सारी चीजें भी ऐसी इतनी महंगी, मटर जो है वो 400 रुपए किलो है, दालें सब्जियां घी चावल हर चीज तो महंगी है पाकिस्तान में, और कारोबार है कोई नहीं। तो हम तो परेशान बैठे हैं, ना हमें फ्री में कोई चीज मिलती है, 1 यूनिट तक तो बिजली का हमें फ्री नहीं मिलता। जो इवन के 3 रेट है यूनिट फ्री है इस 50 बजट के अकॉर्डिंग। 50 रुपए यूनिट जो हमारा रेट है, जो 50 रुपए से ये स्टार्ट होता है, आगे फिर जैसे जैसे आपके यूनिट बढ़ते जाएंगे रेट भी बढ़ता जाएगा। तो हम तो जो सुई गैस के बिल हैं, जो गैस हमारी है नेचुरल गैस, उसके अब देखेंगे लोगों के 20-20 हजार रुपए बिल आए हैं। जिसका 200 रुपए 500 रुपए बिल आता था, उसका 20 हजार रुपए इस दफा बिल आया। लोग क्या करें, समझ से बाहर है कि हमारा मुल्क कहाँ पर जा रहा है, और ये जो हमारे चलाने वाले हैं मुल्क वो क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सही हो गया। अभिषेक सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि इस बजट से और सऊदी अरब के दूसरे कंट्रीज के साथ रखने वाले रिलेशन को ना करंट रिबाहा जी, मुझे इजाजत है, अगर आप डॉक्टर साहब। जी जी, आप कोई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल है। जी सर, आप म्यूट है, शायद आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। ओके जी, बताएं। अच्छा सर, आखिरी मेरा आपसे सवाल है, वो बेसिकली ये है कि इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए पाकिस्तान को क्या लर्न करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्टेबल हो सके और पाकिस्तान की मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है वो बेहतर हो सके। क्या कैसे देख रहे हैं आप? देखिए रिबाहा जी, पाकिस्तान को कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को अनलर्न करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान नीड्स टू अनलर्न मेनी थिंग। अनलेस अंटिल पाकिस्तान अनलर्न, उन्होंने जो चीज़ें सीख ली हैं, जो चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं, वो उन्हीं के सामने आ रहा है। भाई कोई क्यों नफरत करेगा किसी कंट्री से यार? नफरत से क्या फायदा? इंडिया से इतनी नफरत, अपने आप से इतनी नफरत। तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ें। आपने ऐसा माहौल बना दिया, इतना डिस्ट्रस्ट आपने क्रिएट कर दिया है, उस डिस्ट्रस्ट को तो तोड़ना आपकी जिम्मेदारी है ना। दुनिया भर में आपके नाम पे डिस्ट्रस्ट है रिबाहा जी, कोई आपको वो यकीन नहीं करना चाहता। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि हम आपके साथ ट्रस्ट करें भी तो कल को पता नहीं क्या आपके दिमाग में आ जाए गजवाए हिंद का, क्या फिर आ जाए भैया लेकर के कि चलो जी काफिरों ने खत्म करना है जी, एंड वट दो। तो पॉइंट ये है कि आपको अनलर्न करने की जरूरत है। एवरी स्मार्ट पाकिस्तानी इज नॉट रेडी टू अनलर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे डोंट रीड। पढ़ने लिखने का कोई कल्चर नहीं है। हर आदमी आपके यहाँ एक एनालाइजर है हु डजंट वांट टू रीड एंड इन डेप्थ स्टडीज। कोई फॉरेन के एक दो ऑथर्स की किताब पढ़ के और उसकी थ्योरीज को उसने शाश्वत सत्य मान लिया है। He doesn't want to read and know his own history or her own history. लाहौर की हिस्ट्री पढ़ाओगे तो भगवान राम को नहीं पढ़ाओगे यार। लाहौर का नाम लौहपुर था, भगवान राम के बेटे के नाम पे ये शहर था। आप दूसरों के निशानियों को मिटा दें, ये अच्छी चीज है। अपनी निशानियों को मिटा दें आप, ये अच्छी चीज है। तो मैं यही कह रहा हूं, अनलर्न एंड देन डू सम एनालिसिस, सीरियस एनालिसिस। इंडिया से नफरत करने से कुछ नहीं होगा, हिंदुत्व से नफरत करने से कुछ नहीं होगा। तो अगर आइडियोलॉजी में दम होता है तो वो सरवाइव करती है, अगर आइडियोलॉजी में दम नहीं होता तो वो डाई डाउन हो जाती है।
कितना प्रोपेगेंडा, कितना छल, कितना प्रपंच, कुछ काम नहीं आता। डिस्ट्रक्शन जरूर होते हैं, बट अल्टीमेटली जो थ्योरी इंक्लूसिव है, जो थ्योरी बेनोवलेंट है, जो थ्योरी बिनाइन है, प्रोग्रेसिव है, वही सरवाइव करती है। इंसानों के दम पे नहीं है कि आप जो है इंसानों फोर्स के थ्रू चीजों को करें। दुनिया ने फोर्स को रिजेक्ट कर दिया है। आप प्यार की बातें करें, आप खुद को जाने, आप किसी को मत जाने। इंडियंस को छोड़ें, आप इसको सबको छोड़, सब में मिट्टी डालें। आप तो मिट्टी डाल दो, आप खुद को जानो, आप कौन हो। आपको बहुत से जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू सो और मच मैं सर। एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, सॉरी नहीं कह पाऊंगा, दुखी हो गया मैं। सर बता दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस वही दुख था, आंसू आ गए मेरे। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स में कुछ मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझसे मेरे फादर के हवाले से पूछा, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे फादर की तबीयत नहीं ठीक। कल से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बल्कि पिछले 15 दिन से काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उनको ना कल भी पूरी रात वो बेचारे रोते ही रहे हैं साँस ना आने की वजह से। तो थक जाता है बंदा, और आज सुबह से हम लोग हॉस्पिटल थे, दैट्स व्हाई मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई हूँ। और ब्लड की उनको कमी थी, दैट्स व्हाई उनको साँस वैसे ही जो है वो ख़राब था, और ब्लड ग्रुप चाहिए था जो कि पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है उनका जो ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव है, जो कि पूरे वर्ल्ड में 2% से कम लोगों का होता है। और काफ़ी मुश्किल का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है कि ब्लड यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रहा। तो जो कोई भी यानी कि अगर हेल्प करेगा ब्लड के हवाले से, तो मुझसे इंस्टाग्राम पर राब्ता कर सकता है। और रात से जो है मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, हॉस्पिटल थे आज भी, और बस मैं अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ ताकि मैं थोड़ा-सा प्रोग्राम वग़ैरह करके, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेंशन किया था ये मुझे ब्लड की बहुत अशद ज़रूरत है। और मेरे यूट्यूब की वजह से जो है मैं अपने मामलात को बड़े अच्छे से स्टेबल कर पा रही हूँ। और फाइनेंशियली जो भी मामलात हैं वो मैं अपने यूट्यूब से ही करती हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके साथ-साथ किसी कोई भी अगर ब्लड ग्रुप के हवाले से हेल्प कर सकता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर राब्ता कीजिए, क्योंकि बाबा को ब्लड की अशद ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल हो बहुत मुश्किल है। मतलब सुबह कल रात से ही हम लोग ब्लड ढूँढने के लिए जो है कहीं कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, अभी तक ब्लड का अरेंज जो है वो नहीं हो पाया। तो आप लोग ज़रूर जो कोशिश जो करना चाहते हैं तो काइंडली वो हमें इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। बी नेगेटिव उनका ग्रुप है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पूरे वर्ल्ड में 2% से कम लोगों का होता है। दैट्स व्हाई बहुत मुश्किल, बहुत रेयर्स जो है वो केसेस जो है वो इस तरह के ब्लड जो है मिलता है। तो आप लोग जो है वो हेल्प कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे राब्ता कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, ताकि जो इस मुश्किल टाइम में मैं गुज़र रही हूँ और मैं उस मुश्किल टाइम से गुज़र सकूँ। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर फादर रिबा जी। हमारी प्रार्थनाएं हैं आपके साथ कि ईश्वर जो है आपके पिताजी को लंबी आयु दे, वो बहुत जल्दी स्वस्थ हों। तो कब आपके पिताजी हॉस्पिटल में, कल रात से हैं? हाँ जी, उनको सांस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, और पर कल तबीयत तो उनकी डायलिसिस ही हुई थी, कल ही डायलिसिस हुई आप बता रही थी। हाँ जी सर, कल डायलिसिस हुई थी, उनकी तबीयत ही नहीं ठीक, तो बस रात को भी सांस नहीं आता रहा उनको। और उसके बाद ये है कि हम, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि ब्लड की डेफिशिएंसी कमी होने की वजह से ना, तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अच्छा, तो कोई भी बी नेगेटिव है बाबा का ब्लड ग्रुप, तो वो बहुत मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है हम लोगों को। तो काइंडली आप लोग अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो मुझे तो सपोर्ट मतलब कीजिए। डायलिसिस करवा के आए, फिर वापस जाना पड़ गया उनको? सांस ही नहीं आ रहा था सर, बहुत अज़ियत में ज़िंदगी गुज़र रही है। तो फिर फैमिली आपकी रात भर हॉस्पिटल में है? सर अभी भी स्टिल उधर ही हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर आई हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि खाना वगैरह का देखना था। तो मैं आई थी, तो मैंने सोचा, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट्स भी कर रहे थे, ऑब्वियसली यही एक यूट्यूब ही मेरा जो है वो ज़रिया है, तो मैंने इसलिए प्रोग्राम भी कर रही हूँ, बस ज़िंदगी जो है ना वो बस भाग रही है।
ये सूरत हाल है। तो आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जैसे जो भी मतलब आप भी मेरी फैमिली हैं, जैसे भी हैं आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत रिवाज जी के शुक्रिया चैनल को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और यही है, यही आपकी मदद बहुत हो जाएगी। अगर आपने इनके चैनल को ज़्यादा व्यूअरशिप दी तो भी इतना हो जाएगा कि अपने घर को, ये मुझे पता है कि इनके घर में कोई इनकम का सोर्स नहीं है, इकलौती ये खुद हैं, और बाबूजी की पूरी इलाज भी ये खुद अपने ही उससे करा रही हैं। तो इनको सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल्स को देखिए, और उससे ज़्यादा आपकी कोई, उतना ही आपने कर दिया, अगर इनके व्यूज़ वापस से आपने अच्छे स्टोर कर दिए, दैट विल हेल्प हर अ लॉट टू सर्व हर फादर। अपने पिताजी की अच्छे से सेवा कर पाएंगी। जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। रिवाज जी। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया।